2012 दुनिया के कई हिस्सों में सत्ता परिवर्तन का गवाह बना। ट्यूनीशिया से शुरू हुई अरब क्रांति की आग पड़ोसी मुल्कों तक फैली। नतीजतन मिस्र में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति चीन में भी नेतृत्व में बदलाव आया और देश की कमान युवा नेताओं को सौंपी गई। पड़ोसी पाकिस्तान में न्यायपालिका और सरकार के टकराव की कीमत प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अपने इस्तीफे से चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ तमाम घरेलू और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद ओबामा अपनी जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। रिपब्लिकन मिट रोमनी को कांटे के मुकाबले में हराकर बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर दोबारा निर्वाचित हुए। आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों के बीच ओबामा ने 9 में से 8 निर्णायक राज्यों में जीत हासिल की। फ्लोरिडा के अलावा ओबामा ने ओहायो, आयोवा, न्यू हैम्पशायर, विस्कॉन्सिन, वर्जीनिया, कोलोराडो और नेवादा में भी जीत दर्ज की। ओबामा पहले राष्ट्रपति हैं जो बेरोजगारी की दर 7% से ज्यादा होने के बावजूद दोबारा चुने गए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में हुआ नेतृत्व परिवर्तन। हू जिनताओ की जगह शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। कार्यकाल पूरा होने और आयु सीमा बंधन के चलते चीन की 18वीं पार्टी कांग्रेस में 9 सदस्यीय पोलित ब्यूरो में से 7 सेवानिवृत्त हुए। वेन चियाओपाओ के बाद राष्ट्र प्रमुख के पद के लिए ली केकियांग चुने गए। हू जिनताओ ने केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख का पद भी छोड़ा। जिनपिंग पार्टी और सेना दोनों के प्रमुख बने। पाकिस्तान में सरकार और न्यायपालिका का टकराव खुलकर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित किया। अदालत ने गिलानी को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की दोबारा जांच के लिए स्विट्जरलैंड से आग्रह न करने का दोषी पाया था। साथ ही उन्हें संसद की सदस्यता के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया गया और पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। कई दिनों की उथल पुथल के बाद पीपीपी ने राजा परवेज अशरफ को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना। अशरफ ने स्विट्जरलैंड सरकार से जरदारी के खिलाफ मामलों की दोबारा जांच के लिए पत्र लिखा, लेकिन पत्र में ये भी साफ किया गया कि पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जरदारी को विशेष अधिकार प्राप्त है। स्विट्जरलैंड सरकार ने अब तक इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है। सीरिया में जारी संघर्ष 2012 में अपने चरम पर पहुंचा। सैन्य और राजनीतिक घटनाओं की कड़ी से बशर अल असद के शासन की हार के संकेत मिले। बराक ओबामा और अमेरिका के कूटनैतिक सहयोगियों वाले फ्रेंड्स ऑफ सीरिया ने मुख्य विद्रोही गठबंधन को मान्यता दी। 2012 के अंत में पहली बार असद जबरदस्त दबाव में दिखे। सीरिया की नई व्यवस्था को इस्लामिक चरमपंथियों से दूर रखने के लिए अमेरिका ने अल नुसरा को आतंकी संगठन घोषित किया। मोहम्मद मुर्सी मिस्र के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बने। जन दबाव के चलते फरवरी 2011 में हुस्नी मुबारक के इस्तीफे के बाद चुने गए मुर्सी ने नागरिक अधिकारों का समर्थन करने वाले संविधान की वकालत की, लेकिन आखिरकार मुर्सी ने भी इस्लामिक प्रभुत्व वाली संसद को पुनः स्थापित किया, जिसे मिस्र सुप्रीम कोर्ट ने भंग किए जाने की सिफारिश की थी। अगस्त में मुर्सी ने सेना प्रमुख तांतवी को पद से इस्तीफा देने के लिए कहा और संविधान सभा को न्यायिक हस्तक्षेप से दूर रखने के लिए घोषणा पत्र जारी किया। दिसंबर में नए संविधान के लिए जनमत संग्रह किया गया। संविधान सभा ने मुर्सी को संविधान का प्रारूप सौंपा। म्यांमार में उपचुनावों के बाद आंग सान सूची संसद में विपक्ष की नेता चुनी गई। 45 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली सूची की पार्टी को 43 पर जीत मिली और सूची निचले सदन में नेता विपक्ष बनी। शुरू में उनके दल ने 2008 के संविधान के विरोध में संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने से इनकार किया, लेकिन बाद में उनके दल ने कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होने का फैसला किया। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निमंत्रण पर नवंबर में भारत के दौरे पर भी आईं।
निकोलस सरकोजी को जबरदस्त मात देकर फ्रांसवा ओलांद 2 दशकों में पहले सोशलिस्ट राष्ट्रपति बने। उनकी ये जीत ऐसे समय में हुई जब यूरोपीय कर्ज संकट ने संयुक्त यूरोप की अवधारणा पर सवाल खड़े कर दिए थे। ओलांद ने कहा कि रेटिंग एजेंसियों के दावे के उलट फ्रांस की वित्तीय नीतियां देश हित को ध्यान में रखकर बनाई गईं। उनके पहले 6 महीने के कार्यकाल में कर्ज की कीमत में गिरावट आई और फिच ने यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए 3A की रेटिंग बरकरार रखी। इजराइल ने 14 से 21 नवंबर के बीच गाजा पट्टी में ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस शुरू किया। हमले में हमास नेता अहमद जवारी की मौत हुई। इजराइल का दावा ऑपरेशन गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी विद्रोहियों के हमलों के जवाब में किया गया। हमले में 160 फलस्तीनी मारे गए और सैकड़ों लोग घायल और बेघरबार हुए। मिस्र की मध्यस्थता के बाद 21 नवंबर को हमास और इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा की। लड़कियों की शिक्षा के हक में आवाज उठाने वाली पाकिस्तानी छात्रा मलाला यूसुफजई को तालिबानी बंदूकधारियों ने गोली मारी। सिर में गोली लगने के बाद मलाला कोमा में पहुंची। 15 अक्टूबर को मलाला यूसुफजई को इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाया गया। करीब 10 दिन तक कोमा में रहने के बाद 19 अक्टूबर को मलाला होश में आई। मलाला पर हमले की पूरी दुनिया में कड़ी निंदा हुई। लड़कियों के अधिकारों के लिए मलाला दुनिया भर में प्रतीक के तौर पर उभरी। अमेरिका ने इस साल इतिहास की 3 सबसे भीषण गोलीबारी की घटनाओं का सामना किया। पहला हादसा कोलोराडो में डार्क नाइट राइजेस फिल्म के शो के दौरान हुआ, जहां 24 साल के छात्र जेम्स ईगन होम्स ने गोलियां बरसाते हुए कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी घटना दिसंबर में हुई जब एडम लॉन्जा नाम के शख्स ने कनेक्टिकट के एक प्राथमिक स्कूल में गोलियां बरसाकर 20 बच्चों समेत 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हादसे के बाद लॉन्जा ने खुद को भी गोली मार ली। वहीं विस्कॉन्सिन में एक सिख गुरुद्वारे पर बंदूकधारी के हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। हमलावर ने बच्चों को बंधक भी बनाया। पुलिस कार्रवाई में हमलावर की मौत। पिछले 5 दशकों से जिस मायावी सूक्ष्म कण की खोज दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे, गॉड पार्टिकल कहे जाने वाले उस कण को स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने 2012 में ढूंढ निकालने का दावा किया। हिग्स बोसॉन नाम के इस कण की खोज लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नामक महाप्रयोग के जरिए हुई। इस कण का ये नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। सुपर स्टॉर्म सैंडी ने अमेरिका के पूर्वी तट पर कहर ढाया। तबाही में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। 40 लाख से ज्यादा अमेरिकी कई दिनों तक बिजली और पानी के बिना रहने को मजबूर हुए। फोन टैपिंग के आरोप में मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक के सहयोगी और न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की पूर्व संपादक रेबेका ब्रुक्स और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय ने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज के स्वीडन प्रत्यर्पण पर रोक लगाने से इनकार किया। फैसले के बाद असांज ने लंदन स्थित इक्वाडोर दूतावास में ली शरण। इस्लाम विरोधी विवादास्पद फिल्म की दुनिया भर में निंदा। लीबिया के बेंगाजी शहर में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया, जिसमें अमेरिकी राजदूत और 3 दूतावास कर्मियों की मौत हो गई। दुनिया की 6ठी सबसे ताकतवर महिला हैं सोनिया गांधी। फोर्ब्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की फहरिस्त में सोनिया मिशेल ओबामा से भी आगे रहीं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 4 महीने बिताने के बाद सुनीता विलियम्स की धरती पर हुई सकुशल वापसी। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी। अपने 7 साल के बच्चे की सही तरीके से परवरिश नहीं करने और उसके साथ सख्ती बरतने के दोषी प्रवासी भारतीय दंपत्ति को स्थानीय अदालत ने 15 महीने जेल की सजा सुनाई। इससे पहले ऐसे ही एक मामले में अदालत ने बच्चों का संरक्षण चाचा को सौंपा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के भारत दौरे और नए वीजा नियमों पर सहमति के बावजूद दोनों मुल्कों के संबंधों में गर्मजोशी की कमी दिखी।
हाफिज सईद पर कार्रवाई न होने पर भारत ने नाखुशी जताई। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की यात्रा के दौरान भी भारत ने उठाया मुद्दा। क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ भारत ने वैश्विक मंचों पर भी अपनी बात मजबूती से रखी। G20 और Rio+20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत समेत सभी विकासशील देशों के हितों को जोरदार तरीके से उठाया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अप्रैल में एक दिन के भारत दौरे पर आए। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने आए जरदारी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात कर उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता दिया। बैठक में 26/11 के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। दोनों देशों में लोगों की आवाजाही आसान करने के लिए आंतरिक मामलों के मंत्री रहमान मलिक की भारत यात्रा के दौरान नए वीजा समझौते पर दस्तखत किए गए, लेकिन 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई न होने से दौरे की चमक फीकी पड़ी। सितंबर में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे 3 दिन के निजी दौरे पर भारत पहुंचे। राजपक्षे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी नई दिल्ली में मुलाकात की। युद्ध अपराधों की जांच के लिए श्रीलंका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने के बाद दोनों देशों के संबंधों में आई तल्खी को दूर करने के लिए भारत ने भविष्य में श्रीलंका को वैश्विक मंचों पर समर्थन का भरोसा दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन 3 दिन के दौरे पर मई में भारत आईं। हिलेरी ने दौरे की शुरुआत कोलकाता से की। ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात को एफडीआई पर तृणमूल को राजी करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। हिलेरी ने भारत को महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के लिए उन्होंने भारत से तेल का आयात कम करने की अपील की। हिलेरी ने कहा, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नहीं बख्शा जाएगा। भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने भारतीय उद्योग जगत को अफगानिस्तान में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की अपील की। कोयला खनिज संसाधनों के विकास समेत 4 क्षेत्रों में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने लघु विकास परियोजनाओं के लिए $100 मिलियन की सहायता की घोषणा की। चौथा ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सदस्य देशों ने कर्ज के लिए स्थानीय मुद्रा के प्रयोग को बढ़ावा देने वाले समझौते पर दस्तखत किए। सम्मेलन में सीरिया में हिंसा और मानवाधिकार हनन से जुड़े मुद्दे भी छाए रहे। ये पहला मौका था जब भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की। फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के अध्यक्ष राष्ट्रपति महमूद अब्बास भारत के दौरे पर सितंबर में दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति अब्बास से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए भारत हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। राष्ट्रपति अब्बास की इस यात्रा के दौरान भारत और फिलिस्तीन ने सूचना और प्रसारण और शिक्षा के क्षेत्र में सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड अक्टूबर में भारत दौरे पर आईं। दोनों देशों के प्रमुखों ने द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग समझौते की दिशा में कदम बढ़ाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को यूरेनियम आपूर्ति से प्रतिबंध हटाने के ऑस्ट्रेलिया के फैसले का स्वागत किया। कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के भारत दौरे के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात और नवीनीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुआ विचार। दोनों देश विदेश मंत्री स्तर की सामरिक वार्ता शुरू करने पर भी सहमत हुए। 2010 में असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर हुई प्रगति का भी दोनों देशों ने स्वागत किया। 63वें गणतंत्र दिवस पर थाईलैंड की प्रधानमंत्री यंगलुक शिनवात्रा बनी मुख्य अतिथि। थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं शिनवात्रा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। दोनों देशों के बीच 13वीं वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता में 10 क्षेत्रों में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और सैन्य तकनीक में 2 समझौते भी शामिल थे।
प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, रूस के साथ मजबूत द्विपक्षीय समझौते के लिए प्रतिबद्ध है भारत। 10वें भारत आसियान सम्मेलन में शिरकत करने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नवंबर में कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह पहुंचे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, आसियान के साथ रणनीतिक संबंधों को भारत उच्च प्राथमिकता देता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और संपन्नता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 6 अन्य राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। दिसंबर में भारत ने पहली बार भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। तेहरान में आयोजित 16वें निर्गुट सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, गुट निरपेक्ष देशों को वैश्विक शासन व्यवस्था के ढांचे के निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जनसंहारक हथियारों के प्रसार, समुद्री लूट, साइबर सुरक्षा के खतरे और आर्थिक रूप से स्थायी विकास जारी रखने में आ रही कठिनाइयों का सामना करने के लिए समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामनाई और ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। जून में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मैक्सिको में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन और ब्राजील में Rio+20 बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने दोनों मंचों पर विकासशील देशों के दृष्टिकोण को मजबूती से रखा। डॉक्टर सिंह ने विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त धन और प्रौद्योगिकी उपलब्ध न कराने पर औद्योगिक देशों की आलोचना की। डॉक्टर सिंह ने कहा, प्रारूप वक्तव्य में विकसित देशों द्वारा गरीब देशों के लिए सतत विकास के लिए मदद को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखती है। मई में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने म्यांमार का दौरा किया। डॉक्टर सिंह ने कहा, आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए दोनों देशों को ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भारत का अनुभव म्यांमार के लिए मददगार साबित होगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि म्यांमार के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों में सहायता के लिए भारत हमेशा तत्पर है। मार्च में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दक्षिण कोरिया में आयोजित परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में कहा, भारत जैसे विकासशील देशों को शांतिपूर्ण मकसद के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग जारी रखना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने विश्व नेताओं को भारतीय परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। परमाणु आतंकवाद और परमाणु तकनीक के गुपचुप प्रसार के प्रति वैश्विक चिंताओं से भारत ने जताई सहमति।